अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? ठीक हैं। माय नेम इज़ डॉक्टर साजिद एंड मैं आपको फार्मेसी टेक्नीशियन का कोर्स पढ़ा रहा हूँ। आज जो हम बुक पढ़ेंगे वो है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी जैसे मैंने आपको बताया है कि फिजियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी, द फर्स्ट स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी और द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। आइए इसको शुरू करते हैं, इसका चैप्टर 1। एक बात याद रखें कि जो फिजियोलॉजी है ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। इसको ज़रूर पढ़िए, मतलब इसको ज़रूर फोकस करें। क्यों कि यही फिजियोलॉजी जो है आपको बॉडी, जब तक आपको बॉडी के फंक्शंस का नहीं पता होगा, बॉडी के सिस्टम्स का पता नहीं होगा, तो फिर आप बॉडी के फंक्शन या बॉडी के सिस्टम्स के ऊपर मेडिसिन कैसे असर करेगी। अच्छा, फिर अगर आपको नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी का नहीं पता तो फिर आप कैसे जज करेंगे कि डिज़ीज़ कैसे हो गई। मतलब मुझे पता है कि बॉडी का जो हार्ट है, हार्ट एक ऐसा बॉडी का ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करता है। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितने सिस्टम्स हैं, कौन सा सिस्टम क्या काम कर रहा है। अच्छा, फिर मुझे ये भी पता होना चाहिए कि हार्ट जो है वो 72 मरतबा जो है 72 मतलब बार जो है वो हार्ट पंप करता है। जो नॉर्मल पल्स रेट है हमारा वो 72 है। और जब तक मुझे ये पता नहीं होगा तो मुझे एबनॉर्मल हार्ट रेट का कैसे पता चलेगा। अच्छा, हमारे जो बीपी है, हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर, खून की नालियों के अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है। ये भी नॉर्मल है, मुझे पता होना चाहिए। तो जब तक मुझे ये चीज़ें नहीं पता होंगी तो मुझे एबनॉर्मल का नहीं पता चलेगा कि अगर किसी का कोई एबनॉर्मल ब्लड प्रेशर है, डिज़ीज़ हो गई है किसी को, तो वो कैसे हो गई है, क्या हुआ है, ये मुझे पता नहीं चलेगा। अच्छा, मुझे जब नॉर्मल का नहीं पता चलेगा, डिज़ीज़ का पता नहीं चलेगा, तो फिर कौन सी दवाई खानी है, फिर उस दवाई ने क्या फ़ायदा पहुंचाना है और उसने क्या बना देना है, ये सारा भी पता नहीं चल पाएगा। इसलिए फ़िज़ियोलॉजी को ज़रूर फोकस करें, इसको ज़रूर जो है ना वो इस पर मेहनत करें। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन ऑफ फिजियोलॉजी। You are about to begin the study of one of the nature's most wondrous structure, the human and not body. Physiology is the branch of biology that are concerned with the function of the body. Physiology आपकी biology की वो branch है जिसमें आप एक body के function की study करते हैं। That is how the body parts work to support life. मतलब ये स्टडी करते हैं कि आपके बॉडी के जो जितने हिस्से हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, ज़िंदगी को कैसे चला रहे हैं। As you learn about the complex interdependence of structure and function in the human body, you will become in a very real sense the subject of your own study. तो जब आप देखेंगे कि आपके ये जो बॉडी पार्ट्स हैं, बॉडी ऑर्गन्स हैं, ये आपस में मिलके कैसे काम कर रहे हैं और आपकी ज़िंदगी कैसे चल रही है, तो आप हैरान होंगे और आप ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश होंगे। क्योंकि ये जो स्टडी आप करेंगे ना फिजियोलॉजी में ह्यूमन बॉडी पार्ट्स की, इनफैक्ट में ये आप अपनी ही स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि आप भी तो ह्यूमन बॉडी हैं, आप भी तो ह्यूमन बीइंग हैं। तो आप अपनी ही स्टडी कर रहे हैं। मेरे अंदर जो हार्ट है वो कैसे काम कर रहा है, मेरी किडनी कैसे काम कर रही है, मेरा लिवर कैसे काम कर रहा है। तो ये अपनी ही बॉडी की स्टडी जो है वो फंक्शन कैसे होती है, ये आप फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। फिजियोलॉजी इज़ द स्टडी दैट ट्रीट्स द फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट्स पार्ट्स। वही उन्होंने डेफिनेशन को कंसाइज किया है कि फिजियोलॉजी क्या है। इट इज़ द साइंस, ये एक ऐसी साइंस है दैट ट्रीट्स द फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि इस तरह जो है वो स्टडी करती है बॉडी ऑर्गेनिजम्स की और उसके पार्ट्स की। अच्छा, अब फिजियोलॉजी जो है ये दो लफ्ज़ों से मिलके बनी है। फिजियो है ये दो लफ्ज़ों से मिलके बनी है, फिजिस और लोगो से। पहली है फिजिस और दूसरी है लोगो। लॉजी का मतलब है, लॉजी का मतलब है स्टडी, और फिजिक्स का मतलब है नेचर।
ठीक है जी। जो नेचर की स्टडी होगी वो क्या कहलाएगी? फिजियोलॉजी। जैसे कि द टर्म फिजियोलॉजी इज कंबाइंड ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स फिजिक्स नेचर एंड द लोजो मीन स्टडी। Simply stated is the study of physiology that help us to understand how the body works। फिजियोलॉजी ही हमारी मदद करता है कि हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी कैसे काम कर रही है। फिजियोलॉजिस्ट अटेम्प्ट टू डिस्कवर एंड अंडरस्टैंड। फिजियोलॉजिस्ट जो हैं वो ही डिस्कवर करते हैं और समझते हैं थ्रू एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन द इंट्रिकेट कंट्रोल सिस्टम एंड रेगुलेटरी मैकेनिज्म दैट परमिट द बॉडी टू ऑपरेट एंड सर्वाइव। जो फिजियोलॉजिस्ट हैं वही डिस्कवर भी करते हैं और पहचानते भी हैं एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, अंडरस्टैंड भी करते हैं एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कि हमारी बॉडी जो है ये कैसे चल रही है, इसके सिस्टम्स कैसे चल रहे हैं। अच्छा, ये सिस्टम्स कंट्रोल कैसे हो रहे हैं, इसके अंदर मैकेनिज़म्स कौन कौन से हो रहे हैं, फिर इसके अंदर केमिकल फंक्शंस कौन कौन से हो रहे हैं, ये सारे के सारे। और इसके चलने के साथ साथ फिर ये सर्वाइव कैसे कर रही है, फिर ये सर्वाइव कैसे कर रही है इस एनवायरनमेंट में। आप जानते हैं कि गर्मी का एनवायरनमेंट भी होता है, सर्दी का एनवायरनमेंट भी होता है। फिर ऑक्सीजन, जैसे आप हिली एरियाज़, माउंटेन एरियाज़ में चले जाएं तो वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल में भी फ़र्क आ जाता है। अगर आप समंदरी इलाकों में चले जाएं तो वहाँ नमी का तनासुब, ह्यूमिडिटी में भी फ़र्क आ जाता है। तो इसी तरह सहरा में चले जाएं, वहाँ पर भी एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है। तो यही सारा कुछ सर्च किया जाता है कि ये डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के अंदर बॉडी कैसे रहती है। बिलफर्ज अगर कोई K2 सर करने जाता है तो वहाँ पर तो -60 तक टेम्परेचर चला जाता है और फिर ऑक्सीजन लेवल भी ज़ीरो, मतलब बहुत कम हो जाता है, सिलेंडर भी यूज़ करना पड़ता है ऑक्सीजन का। तो ये कि उसमें भी बॉडी सर्वाइव कर जाती है। तो ये फिजियोलॉजी ही है कि ये सारा फंक्शन बॉडी की सर्वाइवल, बॉडी के मैकेनिज़म्स को स्टडी करके हमें बताती है। As the scientific discipline, physiology can be subdivided according to। तो फिजियोलॉजी को हम सब डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व एज ए ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी। अच्छा, इसमें फिर पहले तो हम ये डिवाइड करते हैं कि हम लोग ह्यूमन की फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं या प्लांट्स की फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो ये भी एक डिवीजन है। सेकेंडली आता है द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल स्टडीड सच एज ए मॉलिक्यूलर और सेलुलर बायोलॉजी। तो सेकेंडली ये भी आता है कि आप स्टडी कर किसकी रहे हैं, आप सेलुलर लेवल की कर रहे हैं या आप सेकंड है मॉलिक्यूलर लेवल्स की कर रहे हैं। सेलुलर जो लेवल होता है ना, ये होता है सेल्स की स्टडीज़, बिल्कुल डीपली बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो आपका सेल है, जब उसकी स्टडी की जाती है तो वो कहलाती है सेलुलर स्टडीज़, सेलुलर फिजियोलॉजीज, जिसमें हम देखते हैं कि सेल कैसे फंक्शन कर रहा है, सेल जो है वो कैसे ग्रो कर रहा है, उसके फंक्शंस, वो मिल के टिश्यूज़ कैसे बना रहा है, ऑर्गन्स कैसे बन रहे हैं, वो सेलुलर स्टडीज़ होंगी। फिर आता है मॉलिक्यूलर स्टडीज़, मॉलिक्यूलर आते हैं मॉलिक्यूल्स। तो हमारे मॉलिक्यूल जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं उनकी स्टडी, उनके फंक्शंस की स्टडी, उनके जो भी हमारी बॉडी के अंदर मेन एस्पेक्ट्स हैं उनकी स्टडी मॉलिक्यूलर स्टडीज़ कहलाती है। फिर आता है अ स्पेसिफिक और सिस्टेमिक फंक्शन बीइंग स्टडीड सच एज ए न्यूरोफिजियोलॉजी, रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी और कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी। वो ये कह रहे हैं कि बाज़ औक़ात होता ये है कि हम लोग सिस्टमेटिकली, बाज़ औक़ात हम लोग क्या करते हैं, सिस्टमेटिकली स्टडीज़ कर देते हैं। जैसे मैं बोलूं कि मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्टडी करनी है। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, सांस लेने वाला सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आप जानते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ट्रैकिया आता है, सांस वाली नाली, फिर इनके अंदर लंग्स आते हैं, फेफड़े जिन्हें बोलते हैं, ठीक है, ट्रैकिया है, लंग्स है, फिर आपका मतलब नोज़ भी आ जाता है इसमें, क्योंकि नोज़ के ज़रिए ही आपकी हवा अंदर जाती है, नोज़ है, माउथ के ज़रिए भी हवा जाती है, फिर बाहर एक्सपेल भी होती है, फिर इसके बाद डायाफ्राम भी आ जाता है।
तो जब आप इन सब चीज़ों की स्टडीज़ करने जाएंगे तो ये कहलाएगी रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। ये क्या कहलाएगी? रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। मतलब आप किसी एक सिस्टम को, उसके फंक्शन को स्टडी कर रहे हैं कि आपकी एयर इनहेल कैसे हो रही है, आपकी एयर एक्सहेल कैसे हो रही है, ट्रैकिया उसमें क्या किरदार अदा कर रहा है, लंग्स उसको कैसे पिक कर रहा है, कैसे इनहेल कैसे एक्सहेल कर रहा है। ये सारी की सारी क्या कहलाएगी? सिस्टमैटिक फिजियोलॉजी या फिर रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। ये हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन था चैप्टर 1 में फिजियोलॉजी और उसकी सब डिविजन्स पे। अब आते हैं हम चैप्टर 2 जो कि हमारा सेल्स है। चैप्टर 2 है सेल। आप सब जानते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। इंसानी जिस्म की जो बेसिक यूनिट है ना, स्ट्रक्चरली भी और फंक्शनली भी, वो एक सेल है। स्ट्रक्चरली कैसे कि एक सेल मिलके टिश्यूज़ बनाता है, टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके बॉडी बनाती है। अगर फंक्शनली देखा जाए तो सेल ही में बेसिक फंक्शन परफॉर्म होते हैं और इन्हीं सेल्स, ये सेल्स मिलके फंक्शंस करते हैं, फिर ये सेल्स मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ फंक्शन करते हैं, फिर ऑर्गन्स फंक्शंस करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब सेल्स की हम सबसे पहले देखेंगे इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। मैं सेल की डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। ये क्या है? सेल। अच्छा, सेल के अंदर होता है एक न्यूक्लियस। क्या होता है? ये है सेल मेम्ब्रेन। फिर आता है न्यूक्लियस। फिर इसके साथ साथ छोटे छोटे पार्ट्स आते हैं, जैसे यहां पे इन्होंने लिखा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है जी। फिर उसके साथ साथ आता है सेंट्रियोल, वैक्यूल, ये वैक्यूल है। फिर उसके साथ आते हैं लाइसोसोम, फिर छोटे छोटे राइबोसोम्स, राइबोसोम्स के बाद आता है गोल्जी ऑपरेटस, फिर आपके ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसके नीचे फिलामेंट्स और लिगामेंट्स मौजूद होते हैं। किस लिए मौजूद होते हैं? ये आपके जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी स्ट्रक्चर को बहाल रखते हैं। ठीक है जी, इनको बोलते हैं लिगामेंट्स या फिलामेंट्स। फिर दो मेन चीज़ें आती हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर आता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
ठीक है। अब सेल का अगर आपसे कोई पूछे कि सेल के कितने पार्ट्स हैं तो आप बताएंगे दो। नंबर 1 न्यूक्लियस, नंबर 2 साइटोप्लाज्म। अब बाजू का 3 भी कहे जाते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन भी, अब इसको ऐड कर लें, ठीक है जी। तीसरा क्या है? सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, नंबर 1 क्या है? सेल मेम्ब्रेन, सेल का बाहर वाला हिस्सा, ठीक है जी। नंबर 1 है सेल मेम्ब्रेन, नंबर 2 है न्यूक्लियस, नंबर 3 है साइटोप्लाज्म। अच्छा, ये जितनी ऑर्गेनेलिज मौजूद है ना, ये सारी की सारी साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, तो फिर आप बताएंगे कि साइटोप्लाज्म सेल के अंदर वाला मटेरियल होता है न्यूक्लियस के अलावा, और उसके अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनेलिज होती है, जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया, जिन्हें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिनको राइबोसोम, जिनको लाइसोसोम्स वगैरह कहा जाता है, ठीक है जी। और न्यूक्लियस क्या होता है? अब न्यूक्लियस के भी सब मतलब पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 न्यूक्लियस का सेल, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस का एक पार्ट क्या है? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। फिर न्यूक्लियस के अंदर भी एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। फिर इसके अंदर जो होता है ना, इसका अपना मटेरियल होता है, जैसे सेल का साइटोप्लाज्म होता है, इसका न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ठीक है। ये इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोप्लाज्म। अच्छा, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर भी कुछ ऑर्गेनेलिज होती है, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो ये है सेल। सेल की कितने पार्ट्स हैं? पहला है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा न्यूक्लियस, तीसरा साइटोप्लाज्म। अच्छा, जो सेल मेम्ब्रेन है वो किससे बनी होती है? लिपिड बाइलेयर से। अच्छा, न्यूक्लियस के अलावा जितना मटेरियल होता है सेल के अंदर वो क्या होता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या होते हैं? फिलामेंट्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसके बाद लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्गी ऑपरेटस, ये सारा मटेरियल होता है, ठीक है जी। ये हो गया आपका सेल का स्ट्रक्चर्स। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि सेल के कितने टाइप्स हैं। यहाँ पे इन्होंने 5 टाइप्स के सेल्स लिखे हुए हैं। कितने टाइप्स के सेल्स लिखे हुए हैं? 5 टाइप्स के। नंबर 1 इज नर्व सेल्स, नंबर 2 मसल सेल्स, नंबर 3 कनेक्टिव सेल्स, नंबर 4 इसमें इम्यून सेल्स, और नंबर 5 ब्लड सेल्स, ठीक है जी। तो ये 5 टाइप की जो सेल्स हैं ये इन्होंने डिफाइन किए हुए हैं। तो होंगे ये मिलते जुलते इसी से, लेकिन इनकी शेप डिफरेंट हो सकती है, लेकिन इनका काम जो है वो कुछ ना कुछ मिलता है। मतलब हर सेल के अंदर न्यूक्लियस ज़रूर होगा, ठीक है जी, ये ज़रूरी बात है। हर सेल का सेल मेम्ब्रेन भी होगी, उसमें साइटोप्लाज्म भी होगा, लेकिन शेप मुख्तलिफ हो सकती है। जैसे नर्व सेल्स हैं, अच्छा ये सेल्स मैंने आपको नॉर्मल शेप दिखाई है, तो कुछ सेल्स सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, कुछ सेल जो हैं वो जैसे न्यूरॉन की अगर बात की जाए तो वो तो ऐसे करके ऐसे लंबा वाला सेल होता है, ठीक है। तो सेल की शेप मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन उनका मटेरियल सेम रहेगा, उनका फंक्शन जो है वो भी कुछ हद तक मिलता रहेगा। लेकिन एक बात जो पक्की है, इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट, और दूसरा कि इसी की वजह से लाइफ जो है ना वो चल रही है। आइए अब हम चैप्टर 2 को स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। सेल डेफिनेशन। सेल, व्हाट इज सेल? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। इट कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर पार्ट्स। अब 3 मेजर पार्ट्स भी हो सकते हैं, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। बाज़ औक़ात सेल मेम्ब्रेन को साइटोप्लाज्म का हिस्सा ही समझ लिया जाता है। अच्छा, इसके पार्ट्स लिखे हुए हैं, नीचे पिक्चर बनी हुई है। सबसे पहले लिखी हुई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन। फिर आता है माइटोकॉन्ड्रिया, फिर आता है सेंट्रियोल, फिर आता है वैक्यूल, लाइसोसोम। अच्छा, अब न्यूक्लियस के ऊपर चीज़ें लिखी हुई हैं, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप। सेकेंड है न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियस का भी न्यूक्लियस होता है, इसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। फिर है क्रोमैटिन, फिर न्यूक्लियर पोर, ठीक है जी। इसके बाद आता है राइबोसोम्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये मैंने आपको बताया, माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है पूरे सेल के स्ट्रक्चर के साथ साथ मौजूद होते हैं।
क्योंकि ये सेल के स्ट्रक्चर को बहाल रखते हैं, सेल को कंप्रेस नहीं होने देते, सेल को मतलब ऐसा नहीं होता कि सेल कंप्रेस हो जाए या सेल फट जाए, ऐसा नहीं होता, ये उसको उसके स्ट्रक्चर को बहाल रखते हैं। उसके बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, तो और न्यूक्लियस के अलावा सेल के अंदर जो जो चीज़ मौजूद होती है वो साइटोप्लाज्म होता है। टाइप्स ऑफ सेल्स, नंबर 1 इज़ नर्व सेल्स, नंबर 2 मसल सेल्स, नंबर 3 कनेक्टिव सेल्स, नंबर 4 इम्यून सेल्स, नंबर 5 ब्लड सेल्स। आइए अब पढ़ते हैं कंपोजिशन ऑफ सेल्स, कि सेल की कंपोजिशन क्या क्या होती है। सेल के अंदर 5 चीज़ें होती है, कंपोजिशन इसकी जो है वो 5 चीज़ें हैं। नंबर 1 वाटर, नंबर 2 मिनरल्स इलेक्ट्रोलाइट्स, नंबर 3 प्रोटीन, नंबर 4 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 5 लिपिड्स। 65 to 80% आपके सेल के अंदर वाटर होता है। ठीक है जी, 65 to 80% द सेल कंटेन वाटर। बाकी 20% या 30% जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स मौजूद होते हैं। ये है कंपोजिशन ऑफ द सेल। मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, मोस्टली ऑर्गेनेलिस तो थोड़ी थोड़ी फैली हुई है, लेकिन बाकी ज़्यादातर पानी ही होगा। न्यूक्लियस के अंदर भी ऐसे ही होता है। अब ऑर्गेनेलिस ऑफ सेल, सबसे पहले ऑर्गेनेलिस क्या है उसकी, सेल मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। आइए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। इट इज़ आउटर कवरिंग ऑफ सेल। एक सेल की जो बाहर वाली कवरिंग होती है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इट इज़ वेरी थिन इन नेचर, अबाउट 8 to 10 नैनोमीटर। ये बहुत पतली होती है, 8 से 10 नैनोमीटर होती है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है लिपिड बाय लेयर इन नेचर, इन विच कार्बोहाइड्रेट आर सैंडविच एंड प्रोटीन आर ऑल्सो एम्बेडेड इन इट। स्ट्रक्चर समझ लें आप लोग प्रोटीन का। जब भी कभी आप सेल के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट होगी उसकी सेल मेम्ब्रेन। तो सेल की सबसे इम्पोर्टेंट जो सेल मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर की जब बात आएगी तो इट इज़ अ लिपिड बायलेयर। मतलब लिपिड जो होता है ना, लिपिड, उसकी सेल मेम्ब्रेन बनी होती है। और बायलेयर का मतलब होता है 2 तहें। तो इसकी 2 तहें आपस में जुड़ी होती हैं, एक ये तह और एक ये तह।
ये दोनों तहें आपस में जुड़ी होती हैं और दोनों साइडों पे प्रोटीन्स मौजूद होती है। ये प्रोटीन है, ठीक है, दोनों क्या हैं, आपस में प्रोटीन्स मौजूद है। और कार्बोहाइड्रेट जो है वो पेनिट्रेट करता है फ्रॉम द वन साइड टू द अदर साइड, मतलब एक तरफ से जो है ना वो सैंडविच हो जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट वो एक तरफ से घुस के दूसरी तरफ से निकलता है, इसको बोलते हैं सैंडविच। वो इधर भी है इधर भी है, ये सैंडविच होगा। और प्रोटीन जो है वो एम्बेडेड उसमें हुई होती है, उसमें अंदर तक वो गई होती है। तो इट इज़ अ लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर एम्बेडेड विद प्रोटीन एंड सैंडविच विद कार्बोहाइड्रेट। ये है इसका स्ट्रक्चर, ये एक लाइन में आपने डिफाइन करना होगा। ये मैंने आपको बता दिया, 2 लेयर्स होती हैं लिपिड्स की, प्रोटीन इसमें धंसा हुआ होता है, एम्बेडेड होता है, और कार्बोहाइड्रेट सैंडविच होता है, आर पार हुआ होता है। फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड द पैसेज ऑफ द वाटर सोल्युबल सब्सटेंसेस। ये जो सेल मेम्ब्रेन है, आप समझ सकते हैं कि जितनी भी सेल के अंदर चीज़ें जाएंगी या आएंगी वो सेल मेम्ब्रेन को ही बाईपास करेंगी, मतलब सेल मेम्ब्रेन से ही गुजर कर जाएंगी, सॉरी बाईपास नहीं करेंगी, उसमें से गुजर कर जाएंगी। तो ये क्या है कि पहला फंक्शन भी यही बता रहे हैं कि इट प्रोवाइड द पैसेज, ये एक रास्ता फ्राहम करता है वाटर को अंदर बाहर जाने आने में। These act as a transported by attaching to the cell membrane proteins। ये क्या करता है कि ये जो प्रोटीन्स है ना वो चीज़ें आके इनके साथ भी अटैच हो जाती हैं और फिर ट्रांसपोर्टेशन सेल के अंदर हो सकती है। सेकंड है, थर्ड, परमिट द पैसेज ऑफ द आयंस एंड मॉलिक्यूल। तो ये आपके आयंस और मॉलिक्यूल्स की परमिशन भी करती है। मतलब आयंस कौन कौन से होते हैं, लाइक सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, पोटाशियम आयन, कैल्शियम आयन, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ आयंस है जो हमारे सेल के अंदर और बाहर जाते आते रहते हैं। तो इन सब को कौन सपोर्ट करता है, यही सेल मेम्ब्रेन इसको सोडियम आयन की इनवर्ड, पोटाशियम की आउटवर्ड मूवमेंट करवाती है। इट प्रोटेक्ट द सेल ऑर्गेनेली। वो जो पूरा आपका सेल स्ट्रक्चर है वो सेल मेम्ब्रेन की वजह से ही मेंटेन है। जो ही सेल मेम्ब्रेन फटेगी या जो ही सेल मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय होएगी तो आपका सारे का सारा जो सेल स्ट्रक्चर है वो टूट जाएगा, साइटोप्लाज्म बह जाएगा और जो है ये ऑर्गेनेली सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी। सम कार्बोहाइड्रेट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर हेल्पफुल फॉर बाइंडिंग ऑफ हार्मोन। वो ये कह रहे हैं कि ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, सम टाइम ये क्या करते हैं, ये जो सैंडविच कार्बोहाइड्रेट है जो इधर से उधर फैले हुए हैं, बाज़ औक़ात जो है ना सम हार्मोन्स को ये एनगल्फ करते हैं और उनको सेल के अंदर पहुंचा देते हैं। होता ही है कि कुछ हार्मोन्स या कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनको सेल मेम्ब्रेन अलो नहीं कर रही होती सेल के अंदर जाना, तो फिर ये कार्बोहाइड्रेट्स उनको एनगल्फ करके उनको अपने अंदर छुपा के सेल के अंदर भिजवा देते हैं। ये हमारा सेल मेम्ब्रेन ख़त्म हो गया। सेकंड है साइटोप्लाज्म। इट इज़ द पार्ट विच सराउंड द सेल न्यूक्लियस, इट लाइज नियर टू द सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म जो होता है ये आपके सेल मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस के अलावा जितना मटेरियल होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसके 2 हिस्से होते हैं, एक होता है एक्टोप्लाज्म, एक होता है एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म वो रीजन होता है जो आपकी मेम्ब्रेन के करीब करीब होता है। ये सेल है, ये मेम्ब्रेन के करीब करीब जो हिस्सा होगा इसको एक्टोप्लाज्म कहेंगे, और जो न्यूक्लियस के करीब करीब होगा उसको एंडोप्लाज्म कहेंगे। ये न्यूक्लियस है, ठीक है जी। और ये मतलब न्यूक्लियस के अलावा सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो जो चीज़ है उसको क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। अच्छा, साइटोप्लाज्म आर कंटेन ऑफ 2 थिंग्स, वन इज साइटोसोल एंड द सेकेंड इज ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज कौन कौन से मैंने बताई हैं, लाइसोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स वगैरह हैं। और साइटोसोल क्या होता है, साइटोसोल इज अ क्लियर फ्लूइड वेयर और ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट। तो उन ऑर्गेनेलीज के अलावा जितना भी मटेरियल मौजूद है जो कि फ्लूइड फॉर्म में है वो क्या है, साइटोसोल है। नीचे लिखा भी हुआ है, साइटोसोल द फ्लूइड एंड सस्पेंडेड मॉलिक्यूल ऑफ साल्ट, शुगर, अमाइनो एसिड, एंजाइम अराउंड द ऑर्गेनेलीज। आपकी ऑर्गेनेलीज के इर्द गिर्द जितना भी फ्लूइड मौजूद है
जिनमें मिनरल्स भी हैं, जिनमें शुगर वगैरह भी है, उसको क्या बोलेंगे? साइटोसोल। और साइटोप्लाज्म क्या होता है? द साइटोसोल प्लस ऑर्गेनेलिज इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ठीक है जी। आइए अब हम पहला ऑर्गेनेली को स्टार्ट करते हैं। पहली है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। The endoplasmic reticulum is a series of tubular portion in the cytoplasm। आपके साइटोप्लाज्म के अंदर एक सीरीज ऑफ ट्यूब्स मौजूद होती हैं जिनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप्स के होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ए ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक भी कहते हैं, और रफ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है? रफ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका फंक्शन ये होता है, राइबोसोम्स आर अटैच टू आउटर सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम एंड देन ट्रांसफर टू द एंडोप्लाज्मिक ल्यूमेन। वो ये कह रहे हैं कि जो राइबोसोम्स होते हैं ना, वो आके रफ सरफेस पे अटैच होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स अटैच नहीं होते। दूसरा, इसका फंक्शन ये है कि प्रोटीन आर सिंथेसाइज, यहाँ पर प्रोटीन बनती है किससे? वो जो राइबोसोम जाके अटैच हुए थे ना, वही प्रोटीन बनाने का अमल भी करते हैं। फिर है स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लिपिड बायोसिंथेसिस एंड द इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन इज कॉज्ड बाय स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन लिवर देयर इज अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट। जिगर के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बहुत ज़्यादा मिकदार होती है। मतलब आपके जो लीवर के सेल्स होते हैं ना, उनमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। तो आप देखें कि लिपिड बायोसिंथेसिस, लिपिड्स का बनाना किसके ज़िम्मे है? एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर ये जिगर में बहुत ज़्यादा होते हैं तो मतलब जिगर पे लिपिड्स वगैरह बायोसिंथेसिस जो है बहुत ज़्यादा होती है। इट प्ले अ मेजर रोल इन ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। ये ग्लाइकोजन की मेटाबॉलिज्म में भी मेन काम करता है। तो होगा क्या कि जब ये मेन काम यही करता है, तो फिर लिवर में जब एंडोप्लाज्मिक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होगा तो वहाँ पर लिवर में ही ग्लाइकोजन की मेटाबॉलिज्म भी ज़्यादा होगी। इट ऑल्सो हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ वेरियस टॉक्सिन्स एंड अल्कोहल। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये टॉक्सिसिटी और टॉक्सिन्स की डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प आउट करते हैं। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिवर में ज़्यादा होते हैं, तो लिवर ही डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी में हेल्प आउट करता है। ठीक है जी, ये दो हो गए टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ऊपर अगर पिक्चर में देखें तो ब्लैक और वाइट आपको दो नज़र आ रहे होंगे। जो ब्लैक है उसके ऊपर छोटे छोटे डॉट्स भी हैं, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। वो जो छोटे छोटे डॉट्स हैं वो राइबोसोम्स के जो उसके साथ अटैच है। और जो वाइट वाला है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसके ऊपर कोई भी राइबोसोम अटैच नहीं है। नेक्स्ट आता है राइबोसोम। सेल कंटेन मैनी टाइनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर नोन एज राइबोसोम। सेल के अंदर बहुत छोटे छोटे ग्रैन्यूल टाइप्स स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे टाइनी। इट इज़ नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली इन विच प्रोटीन एंड आरएनए इज प्रेजेंट। तो ये एक छोटा, मतलब इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, इनकी टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, और इसमें आरएनए और प्रोटीन जो होता है ना वो प्रेजेंट होता है। टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स। अच्छा, हमने पीछे भी बात की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो कुछ राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक राइबोसोम्स के ऊपर भी अटैच होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी अटैच होते हैं। एक वो टाइप होगी। दूसरी फ्री फ्लोटिंग फ्रॉम में, साइटोप्लाज्म के अंदर ना छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स वैसे ही फ्री पड़े होते हैं, वो भी एक टाइप्स होगी। आइए इसको पढ़ते हैं। पहली है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स। वही राइबोसोम जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच होते हैं, एक वो टाइप।
वो क्या करती है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करती है। दूसरी टाइप है फ्री फ्लोटिंग, जो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली मौजूद होती है, उसको फ्री फ्लोटिंग राइबोसोम्स कहते हैं। ये क्या करती है, ये साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स को बनाती है। नेक्स्ट है फंक्शन, इसका क्या है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। अच्छा, ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, द फॉर्मेशन ऑफ द मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए। मतलब आपके डीएनए ने बिलफर्ज हमें कोई प्रोटीन बनानी है, जैसे बालों की प्रोटीन बनानी है, या नाखून की प्रोटीन बनानी है, या हमारे चेहरे की स्किन की प्रोटीन बनानी है, तो डीएनए के अंदर ये कोड मौजूद होता है कि मेरी स्किन कैसी होगी, वाइट होगी, ब्लैक होगी, रेड होगी, पिंक होगी। और ये भी मौजूद है मेरे बाल कौन से होंगे, ब्लैक, ब्राउन, वाइट, रेड, कैसे भी होंगे। ये डीएनए के पास सारी कोडिंग मौजूद है, हमारी स्किन कैसी होगी, वाइट होगी, रेड होगी, ब्लैक होगी, या कैसी सांवली होगी। जैसी भी स्किन होगी उसकी कोडिंग कहाँ मौजूद है, डीएनए। अच्छा, जब प्रोटीन बनानी होगी स्किन की, हेयर की, या किसी भी चीज़ की, तो क्या करेगा, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करेगा, मतलब आरएनए बनाएगा, सेम उसी कोडिंग में जो डीएनए के पास पड़ी हुई है ना, वो कोडिंग बना देगा आरएनए की। ठीक है, आरएनए ये कोडिंग लेके जाएगा राइबोसोम्स के पास, राइबोसोम उसको ट्रांसलेट कर लेंगे, क्या करेंगे, ट्रांसलेट कर लेंगे, मतलब जो आरएनए में मौजूद होगा उसको अपने पास कॉपी कर लेंगे और उसकी प्रोटीन बना देंगे। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है, डीएनए से आरएनए का बनना, ये ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। फिर आरएनए से ट्रांसलेशन होना, प्रोटीन बनना, ये ट्रांसलेशन कहलाती है। दोनों लिखे हुए ट्रांसक्रिप्शन, इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए। एमआरएनए का बनना डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, ट्रांसलेशन क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन इट इज अकर ड्यू टू द मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसलेशन आरएनए। तो आपके एमआरएनए से टीआरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाती है। नेक्स्ट है गोल्जी ऑपरेटस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज गोल्जी बॉडी एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इट इज मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकेजिंग एंड लाइसोसोम फॉर्मेशन। तो गोल्जी ऑपरेटस जो है ये बेसिकली करता क्या है, ये छोटी सी मतलब बॉडी है जो कि मेम्ब्रेनस होती है, जैसे कि राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनस थी, लेकिन ये मेम्ब्रेन इसके ऊपर मौजूद होती है। ये रिस्पॉन्सिबल होती है पैकेजिंग, मतलब जो भी प्रोटीन्स बन रही हैं, जो भी चीज़ें बन रही हैं, उनकी पैकेजिंग करना और लाइसोसोम की फॉर्मेशन करवाना, ये इसका मतलब जो मेन काम है। आइए अब इसके फंक्शन पढ़ते हैं। फंक्शन क्या है, टू फॉर्म लाइसोसोम, जैसे हमने पहले पढ़ा कि फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। दूसरा है टू फॉर्म सिक्रेटिंग सेल्स, सिक्रेटिंग सेल्स को बनाना। तीसरा है एडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइसोसोम एंड सिक्रेटिंग वेसिकल्स। मतलब आपके जो एडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है ना प्रोटीन के, जैसे प्रोटीन कहाँ पे स्टोर होगी, एक्स्ट्रा प्रोटीन कहाँ पे स्टोर होगी, एक्स्ट्रा लिपिड कहाँ पे स्टोर होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद, वो ये हैं। इट मॉडिफाइज एन ओलिगोसैकेराइड्स, ये ओलिगोसैकेराइड जो लिपिड्स की एक टाइप है उसको भी मॉडिफाई करता है। फिर इसके बाद दिस इज द साइट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, तो कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन जो है वो यहीं पे स्टोर सेफ और ये यहाँ पर बनते हैं। फिर आता है माइटोकॉन्ड्रिया, फिर क्या आता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक ऑर्गेनेली है। ऑर्गेनेली मतलब जो बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर छोटे छोटे बॉडी पार्ट्स हैं। अच्छा, होता कैसे, थ्रेड लाइक मेम्ब्रेन, ये थ्रेड लाइक मेम्ब्रेन होती है, डेट सिंथेसाइज हाईली एनर्जी फॉस्फेट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड प्रोटीन हाउस ऑफ पावर हाउस ऑफ सेल। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये छोटा सा सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब होता है खुद से रेप्लिकेट होना, खुद से अपने चीज़ें बनाना। तो ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है, थ्रेड लाइक मेम्ब्रेन है, जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जी बनाती है सेल के लिए, इसीलिए फिर इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। मतलब सेल को जितनी एनर्जी चाहिए हो आरएनए बनाने के लिए, डीएनए बनाने के लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस करने के लिए, वो सारी कहाँ से एनर्जी मिलती है उसको, माइटोकॉन्ड्रिया से। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ टू लिपिड बाइलेयर प्रोटीन मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ पार्ट्स आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। इसकी दो मेम्ब्रेन होती हैं, एक इनर मेम्ब्रेन और एक आउटर मेम्ब्रेन, दोनों प्रोटीन से बनी होती हैं और थिक होती हैं। साइज, इट हैज़ डिफरेंट साइज एंड शेप, इसका साइज भी डिफरेंट होता है और शेप भी मुख्तलिफ हो सकती है। इट इज़ मोटाइल लोकलाइज एट इंट्रा सेलुलर साइज फॉर मैक्सिमम एनर्जी,
इट इज़ वाइड 0.5 to 1 माइक्रोमीटर इन लेंथ अप टू 10 माइक्रोमीटर। तो ये जो वाइड होता है चौड़ा, ये इसकी जो चौड़ाई है वो 0.5 टू लेके 1 माइक्रोमीटर तक होती है और इसकी लंबाई 10 माइक्रोमीटर तक होती है। अगर शेप की बात करें तो दीज आर इलोंगेटेड इन शेप, ये लंबे होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, लाइक अ सिगार शेप। आपने सिगार देखा होगा, एक सिगरेट होता है, एक सिगरेट से बड़ा सिगार होता है, लंबा गोल, ठीक है, वो उसको सिगार बोलते हैं। दीज आर सिंगल एंड ब्रांच, ये सिंगल भी हो सकते हैं और ब्रांच भी हो सकते हैं। कंपोजिशन इसकी प्रोटीन से बने होते हैं, लिपिड्स की इसकी जो है वो बहुत कम होती है, बेसिकली इसकी जो मेम्ब्रेन होती है ना वही लिपिड की बनी होती है। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डीएनए एंड आरएनए प्रेजेंट, तो इसमें डीएनए भी होते हैं और आरएनए भी होते हैं। क्यों? क्योंकि इसने सेल्फ रेप्लिकेट करना होता है, खुद से अपना एक तरह का और अपनी तरह का और एक बनाना होता है, तो इसलिए इसमें डीएनए भी होते हैं, डीएनए होते हैं वो प्रोटीन, आरएनए भी बनाते हैं, आरएनए से प्रोटीन भी बनती रहती है। फंक्शन, अ लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी इज फॉर्म्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया, एक बहुत बड़े पैमाने पर एटीपी जो है वो बनती है माइटोकॉन्ड्रिया में। पायरुविक एसिड, एटीपी मतलब एनर्जी, पायरुविक एसिड, अमाइनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स आर कन्वर्टेड इन एसिटाइल को ए। पायरुविक एसिड जो होता है, अमाइनो एसिड जो होता है, ये फैटी एसिड्स बी जो होते हैं, ये सब के सब एसिटाइल को ए में कन्वर्ट होते हैं, जो लेटर ऑन ग्लूकोज और फिर एटीपी वगैरह सारी एनर्जी सिक्रिएट करते हैं। द एसिटाइल को ए इज ब्रोकन इनटू हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जो हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड में एसिटाइल को ए कन्वर्ट होती है। लास्ट पे हमारा आज का टॉपिक है न्यूक्लियस, द मेन पार्ट ऑफ द सेल। न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, इसको सेल का कंट्रोल सेंटर भी कहते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल एंड रिप्रोडक्टिव फंक्शन ऑफ द सेल्स। आपके सेल के अंदर जितने भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन होंगे ना, वो सारे के सारे ये न्यूक्लियस ही करवाएगा। सेकेंडली बायोकेमिकल, मतलब कि कौन सी प्रोटीन कब बनेगी, कौन सा आयन, सोडियम, पोटाशियम कब अंदर आएगा, कब बाहर जाएगा, तो बायोकेमिकल जितने प्रोसेस हैं वो सारे एंजाइमेटिक रिएक्शन भी न्यूक्लियस करवाएगा। और लास्ट पे है रिप्रोडक्टिव फंक्शन ऑफ सेल, कब इस सेल ने 1 से 2, 2 से 4, 6, 8, 10, 14 कब बनना है, रिप्रोडक्शन कब होनी है, ये भी न्यूक्लियस ही डिसाइड करेगा। उसके बाद आता है साइज एंड शेप। न्यूक्लियस ऑफ ईच सेल इज यूजुअली स्फेरिकल इन शेप, ये स्फीयर होता है, ये स्फेरिकल इन शेप होता है, इसका साइज होता है 4 to 10 मिलीमीटर इन डायामीटर, ये डायामीटर में 4 to 10 मिलीमीटर होता है। स्ट्रक्चर, इट इज़ मेड अप ऑफ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, जैसे मैंने आपको बताया न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है, फिर न्यूक्लियस प्लाज्मा, जिससे जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्मा होता है ऐसे इसके अंदर न्यूक्लियस प्लाज्मा होता है। फिर है न्यूक्लियोलस, जैसे सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है ऐसे न्यूक्लियस के अंदर बी न्यूक्लियस होता है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। फिर इस क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम इज द मेन पार्ट ऑफ द डीएनए, मेन पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस, क्योंकि क्रोमोसोम में ही डीएनए होता है और जिसके पास हमारी पूरी बॉडी की डाटा होता है वो डीएनए के पास होता है। कंपोजिशन अगर देखें तो 80% इसमें वाटर होता है, जैसे कि सेल के अंदर भी 65 to 80% वाटर था, तो न्यूक्लियस में भी 80% क्या होता है, वाटर। 20% क्या होता है, ड्राई वेट, इन विच 18% तो डीएनए होता है। जो ड्राई वेट है 20%, उसमें 18% क्या है, डीएनए, और 2% आरएनए होते हैं ओनली। फंक्शन, इट इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, ये पूरे के सेल को यही कंट्रोल कर रहा है न्यूक्लियस। इट कंट्रोल द प्रोटीन सिंथेसिस बाय मैसेंजर आरएनए, ये मैसेंजर आरएनए के थ्रू क्या कर रहा है, आपकी प्रोटीन सिंथेसिस भी कंट्रोल कर रहा है। इट हेल्प इन हेरिडिटरी मटीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, आपका जो विरासती, जो माँ बाप और आपके फैमिली से जो जो चीज़ें कन्वर्ट होनी है वो डीएनए में सेव होंगी, डीएनए न्यूक्लियस में होगा, तो न्यूक्लियस ही आपकी तमाम तर हेरिडिटरी जो इन्फॉर्मेशन है उसको पास ऑन करेगा। इट कंट्रोल द सेल डिवीजन, रिप्रोडक्टिव, जैसे मैंने बताया कि आपके सेल ने कब 2, 4, 8, 16 बनना है, ये न्यूक्लियस ही डिसाइड करेगा, कंट्रोल करेगा। इट कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ साइटोप्लाज्म, और ये साइटोप्लाज्म की एक्टिविटी को भी कंट्रोल कर रहा होता है। ये हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हो गया। इसमें हमने आज फिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ा है और सेकेंडली हमने सेल पढ़ा है, सेल क्या होता है, फिजियोलॉजी फंक्शन ऑफ द स्टडी है, फिर उसकी क्या क्या ब्रांचेज हैं, सेल क्या है, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट है। फिर टाइप्स ऑफ सेल्स कितने हैं, 5 टाइप हैं, नर्व, ब्लड, इम्यून, कनेक्टिव और मसल सेल्स। फिर कंपोजिशन उसकी क्या है,
फिर उसके बाद ऑर्गेनेलिज क्या है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या होती हैं, ऑर्गेनेलिज कौन कौन सी हैं, उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है, राइबोसोम का फंक्शन क्या है, गोल्जी ऑपरेटर्स और पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है, फिर न्यूक्लियस का क्या काम है। ये हमारा आज का टॉपिक था, इसको ज़रूर पढ़ के आइएगा। कोई भी क्वेश्चन हो मुझे व्हाट्सएप पे बताइएगा, या फिर आप ईमेल कर सकते हैं, या फिर स्पेसिफिक टाइम में मुझे कॉल करके अपने क्वेश्चंस को शेयर कर सकते हैं। आज के लिए फिजियोलॉजी लेक्चर में से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। डॉक्टर साजिद की तरफ से